संविधान खतरे में नहीं है, ये कहने वाला कौन नेता है भारत में? मायावती जी। मैं तो पूछता हूं कि बाबा साहब की फोटो लगाने के सिवा इनके पास हक कौन सा है ये बताने का कि संविधान खतरे में नहीं है। बीएसपी को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। जैसे 2019 में जब अखिलेश जी से गठबंधन हुआ था सपा से, लोकसभा चुनाव में जिस बसपा को 10 सीट मिली और सपा को 5 सीट मिली, जबकि 2014 में भी सपा के पास 5 सीट थी और बसपा के पास 0 थी। यानी बसपा जो है सीधे 10 सीट पा गई, तो भी मायावती जी ने गठबंधन तोड़ते हुए यही आरोप लगाया कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हुआ, यादवों का वोट नहीं मिला। नीतीश कुमार का तो दायित्व बनता है कि वो जयप्रकाश नारायण के जयंती पर किए गए इस अपमानजनक कार्रवाई के लिए भाजपा से सवाल पूछें, हिसाब लें। अगर वो नहीं पूछते हैं, नहीं लेते हैं, तो यही माना जाएगा कि एक तरह से कृतज्ञता है अपने उस विचारक के लिए, उस गुरु के लिए जिसने विचार दिया और ज्ञान दिया और एक जगह दिया, एक नेतृत्व दिया जिससे आप आगे बढ़े। कृतज्ञता है। अखिलेश यादव को जहां एक तरफ चुनौती मिली है, वहीं आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। विपक्ष को जहां एक तरफ ये बताया गया है कि हम तुम्हारा उत्सव जन्य कार्य भी सरलता से नहीं होने देंगे, वहीं उसे आगे बढ़ने का, जनता से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर भी दे दिया है योगी सरकार। आजादी का अमृत महोत्सव एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है आपातकाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरती है और जयप्रकाश नारायण जी के सम्मान के साथ खड़े होने की एक्टिंग करती है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा की सीट है और किसी को अगर सरकार बनानी हो तो उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी जीत हुई, बसपा 0 हो गया और बीजेपी जितनी प्रचंड बहुमत 19 में थी उतना नहीं मिला। जयप्रकाश जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। रोक दिया गया, लेकिन माल्यार्पण हुआ और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे समाजवादी लोग इस सरकार को चला रहे हैं, बीजेपी सरकार को समर्थन दिए हुए। उनमें नीतीश कुमार का नाम भी आया कि वो जेपी आंदोलन से ही निकले और उन्होंने अपील की कि उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। इससे एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हार के बाद बसपा ने घोषणा कर दी कि भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय दल से हम समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया एनडीए से जो दूरी है वो कायम रहेगा, क्योंकि इसलिए समझौता नहीं करेंगे कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिलता है। क्या बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? विधानसभा, लोकसभा सब? क्या जीत पाएगी, सरकार बना पाएगी? किस दिशा में? कांग्रेस बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती है। क्या है मामला? चलिए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। एडवोकेट पंकज त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं और द लॉजिकल इंडियन नाम का एक बढ़िया शानदार यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी देखिए। पंकज जी की नज़र लखनऊ में ही रहते हैं, इसलिए मैंने आग्रह किया कि लखनऊ में जो किलेबंदी हुई, क्या चल रहा है, क्या हलचल है और उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? स्वागत है पंकज जी। धन्यवाद सर। जी, बताएँ। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी निर्विवादित महापुरुष के जयंती पर या किसी महापुरुष की पुण्यतिथि पर या किसी भी महापुरुष से जुड़े किसी अन्य उत्सव पर उसको अगर कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है, सम्मान करना चाहता है, उसका कोई उत्सव मनाना चाहता है, तो उसको इस तरह से रोका जाए। पिछली बार भी जेपी इंटरनेशनल सेंटर में अखिलेश यादव जी जब वहां आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, तो गेट नहीं खोला गया, उनको रोका गया। तो उस बार तो गेट फांद कर गए थे। वह अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, अफसोसजनक घटना थी, बहुत क्षुब्ध करने वाली बात थी। लेकिन इस बार तो वे ऐसा न कर सकें,
कि रोके जाने पर वो गेट फांद जाए, इसलिए पहले से ही गेट पर जो है बड़े-बड़े टिन शेड चिपका दिए गए, ड्रिल हुँ, करके लगा। समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, साधु हैं। हुँ, कबीर दास के हिसाब से तो साधु ऐसा चाहिए जिसका सुख सुभाए। इनमें इतनी नफरत क्यों है? हुँ, किसी भी चीज को रोकने का इनका ये हिंसात्मक तरीका कहां से आता है इनके दिमाग में? हर चीज को बलपूर्वक दमन करो, रोको। ऐसे ही बुलडोज़र। कोरोना में जब बहुत सारे लोगों का निधन हो रहा था, इस बिल्डिंग से थोड़ी ही दूर पर नदी बहती है और उसके बगल में भैंसा कुंड है, यहाँ जहाँ दाह संस्कार होता है हिंदू लोगों का। वहां बहुत सारे शव जलाए जा रहे थे। तो मीडिया में जैसे ही बात आई कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं और ऐसा हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, तो वहां बड़ी बड़ी टीन शेड लगा दी गई ताकि किसी को कुछ दिखाई न दे। हुँ, मतलब हर चीज को ढक दो। ये कौन सी मानसिकता है? और उसमें भी बात क्या थी? जयप्रकाश नारायण जी दो समय पर महत्वपूर्ण हैं। एक तो जब सारे नेता 1942 के आंदोलन में जेल में हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, ये कुछ उन गिने चुने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में थे, जो लोग विश्व उस समय रेडियो चलाते थे और जनता को जागरूक कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, तो उसके खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा फूंका और यह बताया कि आजादी केवल पाई ही नहीं जाती है बल्कि इसकी रखवाली भी की जाती है। और इन दोनों ही उत्सवों को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है आपातकाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरती है और जयप्रकाश नारायण जी के सम्मान के साथ खड़े होने की एक्टिंग करती है। लेकिन ये क्या? अखिलेश जी को तो रोक ही रहे हैं, अपने तो आपने कभी माला चढ़ा ही नहीं। तो क्या जो अखिलेश जी ने एक्स पर लिखा है, वही बात सही है कि क्योंकि इन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, इसलिए जब कभी किसी आजादी की लड़ाई में भाग लिए योग नेता का, महापुरुष का कोई उत्सव समारोह होता है, तो इन लोगों को तकलीफ होती है, जलन होती है, कुड़न होती है। लेकिन चाहे जो भी हो, विपक्ष के हाथ में योगी ने बहुत बड़ा मौका दे दिया है और यहां राजनीति बहुत तेज हो गई है। दरअसल अखिलेश जी को तो रोका ही गया है। ये जो बिल्डिंग है बहुत महत्वपूर्ण जगह पर है, अंबेडकर पार्क के ठीक सामने है। हुँ, गोमती नदी के से जैसे ही पार होकर कोई गोमती नगर में प्रवेश करता है, तुरंत वहीं पर ये बिल्डिंग पड़ती है। हुँ, वहां आने के दो बड़े चौराहे हैं, एक 1090 1090 और एक जो है समता मूलक चौराहा है। दोनों ही मायावती जी के समय में बना हुआ चौराहा है। और वहां से आने वाली दो सड़कें जो आकर एक ही जगह पर फिर मिल जाती हैं इस बिल्डिंग के पास, उन दोनों को ही रोक दिया गया है। भयानक बैरिकेटिंग की गई है। वहां तो वैसे ही बहुत जाम रहता है क्योंकि आवागमन के मुख्य मार्ग है और तीन तीन बड़े पार्क हैं वहीं पर, लोहिया पार्क, अंबेडकर पार्क और उसके ठीक बगल में जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो उन रास्तों को बंद कर देने से वहां भयानक जाम भी लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये घटना रोके जाने की तो थी ही नहीं। जयंती पर जन्मदिन किसी को मनाना था, माल्यार्पण करना था, रास्ता की सुगमता उपलब्ध करा देते, कोई भी नेता जाता, माल्यार्पण करता, नमन करता, चला जाता। लेकिन इससे अखिलेश यादव को जहां एक तरफ चुनौती मिली है, वहीं आगे बढ़ने का अवसर भी मिला है। विपक्ष को जहां एक तरफ ये बताया गया है कि हम तुम्हारा उत्सव जन्य कार्य भी सरलता से नहीं होने देंगे, वहीं उसे आगे बढ़ने का, जनता से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर भी दे दिया है योगी सरकार। जी। दूसरा मसला ये है मतलब अगर माल्यार्पण हो जाता तो कोई न्यूज़ नहीं बनता, लेकिन रोके जाने के बाद ये न्यूज़ बना है और आज तो पूरे मतलब इस मुद्दे पर तो सोशल मीडिया और तमाम चैनल्स पे ये चल रहे हैं।
और नीतीश को अपील भी उन्होंने किया, नीतीश कुमार को, कि आप विड्रॉ कर लीजिए समर्थन। नहीं, अब इससे बड़ा तो कोई अपमान नहीं हो सकता कि जयप्रकाश नारायण जी के ही शिष्य हैं ये लोग। चाहे नीतीश हुँ, कुमार जी हों, केसी त्यागी जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, यहाँ तक कि भाजपा के भी जो नेता 1970-75 के आसपास, 60 के आसपास राजनीति करना शुरू किए, वे सब लोग उनको गुरु सरीखे मान रहे थे। क्योंकि हुँ, जनसंघ भी जयप्रकाश नारायण जी के साथ चल करके ही आंदोलन में भाग लिया था। तो नीतीश कुमार का तो दायित्व तो बनता है हुँ, कि वो जयप्रकाश नारायण के जयंती पर किए गए इस अपमानजनक कार्रवाई के लिए भाजपा से सवाल पूछें, हिसाब लें। अगर वो नहीं पूछते हैं, नहीं लेते हैं, तो यही माना जाएगा कि एक तरह से कृतज्ञता है अपने उस विचारक के लिए, उस गुरु के लिए जिसने विचार दिया और ज्ञान दिया और एक जगह दिया, एक नेतृत्व दिया जिससे आप आगे बढ़े। ये कृतज्ञता है और सरकार से हिसाब तो वैसे भी मांगा जाना चाहिए। जी। और एक और तो अखिलेश पक्ष है यादव जो ने मतलब अखिलेश यादव ने कोई अनुचित मांग नहीं की है। नीतीश कुमार चूंकि समर्थन में खड़े हैं, तो उनसे तो पूछा ही जाएगा कि क्या वे इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण न किया जाए, उनकी जयंती के दिन पर भी न किया जाए। जी। एक और मुद्दा है बसपा को लेकर। कभी राष्ट्रीय पार्टी थी और सरकार पे कभी दबदबा भी रहता था। उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल भारत में सिर्फ एक दलित मुख्यमंत्री ने पूरा किया, मायावती जी ने। और वाक़ई हरियाणा के दिलचस्प है, रिज़ल्ट चौंकाने वाले 1.82 पे आके अटक गया। और कहना है कि भाई क्षेत्रीय दल से नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वोट ट्रांसफर होता है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं होता है। किस दिशा में जा रही है बसपा की पॉलिटिक्स और लखनऊ में क्या हलचल है इसको लेकर? देखिए, लखनऊ में तो मैं ये देख रहा हूं कि लोग बीएसपी का जो कोर वोट था वो भी बहुत तेजी से वहां से हट रहा है और अभी वो सोच रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, बहुत बड़े पैमाने पर जा रहा है या किसी नए नायक के साथ जुड़े जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण उसको दिख रहे हैं। हुँ, लेकिन बीएसपी के बारे में हरियाणा चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद जो मायावती जी ने टिप्पणी की, जो इन्होंने मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाटों पर आरोप लगा दिया, हुँ, उससे समाज उनसे जुड़ा रहता है, वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है। आप देखिए कि मायावती जी का कद सबसे ज्यादा ऊंचा कब हुआ था? जब उन्होंने हुँ, सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर चलना शुरू किया था, जिसमें यह था कि अब बहुजन से सर्वजन की ओर। लेकिन ये क्या, हाथी पीछे नहीं चल सकता, उसकी शरीर ऐसी है, उसका आकार ऐसा है कि थोड़ा बहुत 2-4 कदम तो घूमने के लिए पीछे घूम सकता है, लेकिन बहुत देर तक अगर पीछे चलता जाए, तो उसकी गर्दन इतनी भी नहीं घूम पाती कि पीछे देख पाए। और इस समय मैं प्रतीकात्मक रूप से कह रहा हूं, तो हाथी जो है पीछे चल रहा है, बीएसपी को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। जैसे 2019 में जब अखिलेश जी से गठबंधन हुआ था सपा से, लोकसभा चुनाव में जिस बसपा को 10 सीट मिली और सपा को 5 सीट मिली, जबकि 2014 में भी सपा के पास 5 सीट थी और बसपा के पास शून्य थी। यानी बसपा जो है सीधे 10 सीट पा गई, तो भी मायावती जी ने गठबंधन तोड़ते हुए यही आरोप लगाया कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हुआ, यादवों का वोट नहीं मिला। हुँ, हुँ, फिर इसके बाद 2024 के लोकसभा के बाद इन्होंने मुसलमानों को ऐसे धमकाते हुए बोला हुँ, कि हम टिकट तो दे रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन ये समाज हमको वोट नहीं दे रहा है, तो बसपा भी ध्यान रखेगी इनका, यानी चेतावनी दी। अब हरियाणा में हार गई, तो कह रही है कि अच्छा, जाट जातिवादी होते हैं, यूपी के जाट तो थोड़ा बहुत सुधर गए हैं, वो बसपा में एमएलए एमएलसी बन रहे हैं, बसपा मंत्री भी बना देती है। हरियाणवी जाट जो है अभी जातिवादी है, ये जातिवादी होने के कारण हमको वोट नहीं दिए, जबकि बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ। मैंने इस पर एक वीडियो बनाकर आलोचना भी की है कि यह तो संविधान और लोकतंत्र का अपमान एक राष्ट्रीय नेता कर रही है। आप कैसे ये कह सकती हैं कि जाट आपका वोट नहीं है, यादव आपका वोट नहीं है, मुसलमान आपका वोट नहीं है? गणना करने में, कोई आंकड़ा निकालने में तो बात कही जा सकती है, लेकिन वोट मांगने और वोट न देने पर शिकायत करने में, धमकाने में, ये बात कहना संविधान के प्रतिकूल है।
बाबा साहब की फोटो लगा लेने से कोई पार्टी बाबा साहब की समर्थक और संविधान की संरक्षक कही जाने का दावा नहीं कर सकती। नहीं तो बाबा साहब के तो बड़ी बड़ी मूर्ति लगाने वाले वे लोग भी हैं जो उनके विचारों के दुश्मन हैं बिल्कुल। तो इस समय मायावती जी जो कह रही हैं और कर रही हैं वो बिल्कुल समझ से परे है कि न तो वो उनके खुद की विचारधारा से मेल खाता है जिस विचारधारा पर चलकर वो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बन पाई थी, न उनके राजनीतिक तरीके से मेल खा रहा है और न ही उनके पार्टी और उनके लिए फायदेमंद। फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही हैं, इस पर मेरी दृष्टि में एक मूल्यांकन है। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी पूरी तरह से बीजेपी की टूल बन गई हैं, स्पोक्स पर्सन बन गई। बस वो बीजेपी के साथ खड़े होकर के वो काम नहीं करती हैं, ये राजनीतिक जमात में वही काम कर रही हैं जैसे गोदी मीडिया में कुछ एक विश्लेषक बैठाए जाते हैं जिनका नाम होता है राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन वास्तव में वो मोदी समर्थक होते हैं और पूर्ण समर्थक होते हैं। कुछ उन्हीं तरह से मायावती जी का इस समय राजनीतिक चाल ढाल है। 100% इनका कार्य बीजेपी के पक्ष में बोलना, उसके पक्ष में खड़े होना, उसको फेवर करना, उस पर लग रहे आरोपों को कमजोर कर देना, आरोप लगाने वाले पर आरोप मढ़ देना। मैं उदाहरण के साथ बोल सकता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और भारत जैसे लोकतंत्र के लिए तो अत्यंत विनाशक होने वाला है। लेकिन जहां की विपक्ष अभी चुप है, अभी ना किया ना किया, थोड़ी बहुत बात उठी, मायावती जी ने खुलकर समर्थन कर दिया। जरा कोई इनसे पूछ ले कि उससे क्या भला होने वाला है लोकतंत्र का और देश का। जिस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, हुड़दंग मचाकर, जज्बात भड़काकर, गोधरा कांड हुआ था। मैं गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे रहा हूं कि वही नरेंद्र मोदी अगर 2029 में उसी तरह के किसी अवसर का लाभ उठा लिए तो मायावती जी का स्टेक क्या होगा कि गोधरा कांड हुआ था। चलिए मैं नहीं मानता कि ट्रेन कौन जलवाया था, कौन साजिश किया था, यानी मैं ये नहीं कहता कि ट्रेन जलवाने में भी चुनाव लड़कर जीतने वालों का हाथ था, मैं नहीं ये मानता। मैं ये नहीं मानता कि दंगा रोकने में विफलता भी जानबूझकर थी। सब मान लेते हैं कि स्वाभाविक हुआ और दूसरे लोग कर लिए, लेकिन लाभ कौन लिया? चुनाव का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल अभी 1.5 साल बाकी था, फौरन विधानसभा भंग करके नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव करवा लिया था। तो 2029 के बाद या 2029 से जब एक बार प्रधान से लगाए प्रधान तक का, प्रधानमंत्री से लगाए ग्राम प्रधान तक का चुनाव होगा, तो ऐसे ही कोई बात खोज ली जाएगी, ऐसा ही कोई उपाय निकाल दिया जाएगा कि पूरा देश सेंटी हो जाएगा। पूरा मीडिया उनके हाथ में है, पूरा देश सेंटी हो जाएगा। ये तो ऐसी मीडिया है कि जो लड़कियों के स्कार्फ को मुद्दा बना लेती है और भयानक मुद्दा बना लेती है। तो ये कोई एक मुद्दा उस समय पकड़ेंगे, ऐसा पकड़ेंगे और उसी मुद्दे पर सारी सीटें, सारा चुनाव, हर जगह का संपूर्ण जीत जाएंगे। और वो चुनाव जीतकर कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई ग्राम प्रधान, कोई पार्षद नहीं बनेगा। नहीं, वो नहीं बनेगा। वो इस रूप में बनकर एक महाराजा के सामने हाथ जोड़ने वाला नुमाइंदा बनेगा। और इस तरह से संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है वो लोकतंत्र के माध्यम से ही खत्म कर दी जाएगी। आज जैसे राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाया गया जो अगर पर्ची से उसका नाम निकाला गया, अगर पर्ची से ही विधायकों से कह दिया जाए कि जरा बताओ कि इनको सीएम बनाना चाहते हो, तो कोई नहीं पर्ची निकालेगा। तो वो सीएम जो इनको विधायकों ने नहीं चुना बल्कि ऊपर के नेता ने चुना है, वो ऊपर के नेता के सामने जी हुजूरी करेंगे कि अपने प्रदेश की मांग करेंगे, बात करेंगे। तो ऐसे ही ग्राम प्रधान तक के लेवल पर जब हो जाएगा तो कल्पना करिए कि महाराजा, चक्रवर्ती, राजाधिराज, सम्राट वाली स्थिति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और एक बात और होगी कि जैसे ही कोई उस प्रधानमंत्री से सवाल करेगा, ये इतनी बड़ी पदाधिकारी लोग बोलना शुरू करेंगे और मीडिया कहेगा कि क्या वहां के मुख्यमंत्री नहीं समझदार हैं, क्या वो गवर्नर साहब नहीं समझते हैं जो आप बोल रहे हैं? सारे पद उनके पास रहेंगे, आप कर क्या लेंगे? ऐसे चेक बैलेंस बना हुआ था, एक मुद्दा के बाद फिर दूसरा मुद्दा बनाना पड़ता था, नकली।
जनता समझ जा रही थी बहुत हद तक। तो इस पर जो मायावती जी ने समर्थन किया है, वो देखिए बीजेपी के साथ, बीजेपी के सहयोगी के रूप में उनको दिखा रहा है। दूसरा, मैंने कहा बीजेपी पर लगने वाले आरोप को साफ कर देती है। जैसे ही जनता में आवाज उठी कि ईवीएम से नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र कुचला जा रहा है, लोगों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है, अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जो स्वतंत्र चैनल है या स्वतंत्र लोग हैं, और इस तरह से संविधान के अधीन प्राप्त हमको बोलने की आजादी खतरे में है और प्रकारांतर से संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में नहीं है, ये कहने वाला कौन नेता है भारत में? मायावती जी। मैं तो पूछता हूं कि बाबा साहब की फोटो लगाने के सिवा इनके पास हक कौन सा है ये बताने का कि संविधान खतरे में नहीं है। इन्होंने कहा संविधान खतरे में नहीं है और जनता ने इनको सुनने पर कर दिया, यानी इनकी वो बात तो इंडोर्स ही नहीं हुई पब्लिक से, इनका वोट प्रतिशत गिर गया। लेकिन फिर भी ये उसी राह पर हैं। और अभी किसी दर्शक ने मेरे वीडियो पर लिखा था कि संभव है कि मायावती जी को कोई बड़ा पद देने की उम्मीद जताई गई हो। तो ऐसे दर्शकों से, वो चाहे अंबेडकर नामा के दर्शक हों या अन्य कहीं किसी चैनल के दर्शक हों या मेरे द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल के दर्शक हों, मैं सबको एक बात बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी कद्दावर व्यक्ति को कोई पद नहीं देते। और मायावती जी की चाहे हम लोग जितनी आलोचना कर लें, वो इतनी हल्की नहीं है कि किसी पद पर आने के बाद किसी की गुलामी में कोई बात मानेगी। तो इस मुगालते में मत कोई रहे कि मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने वाले हैं या कुछ बनाने वाले हैं। जी, जी, जी। मायावती जी अपने समर्थकों को क्या बना रही हैं, जिनको इनसे उम्मीद थी उनको क्या बना रही हैं। इनके ऐसा करने से नुकसान हुआ है। और जो इन्होंने ये कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, इससे अब विपक्ष का नुकसान नहीं होगा, मेरा अपना मानना है। अब नहीं, वोटर भी समझ जाएगा। वोटर पहले ही समझ चुका था। पिछली बार भी हम लोग जब बात किए, मैं तो लगातार 6 महीने तक अनुनय विनय किया, आप भी कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में जुड़े, और जब ये नहीं जुड़ी तब हम लोगों ने आलोचना शुरू की। लेकिन उस समय वोटर और दर्शक लोग ये मानते थे कि इंडिया गठबंधन के लोग भी घमंडी हैं, उस तरह से बुलाए नहीं, पुकारे नहीं, कहे नहीं, मनाए नहीं। जबकि हमने सवाल किया कि भाई ये इंडिया गठबंधन बनाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये मायावती जी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उन्होंने संविधान खतरे में नहीं है जैसा बयान दिया, और फिर मुस्लिम समाज से आने वाले सांसद, अपने ही सांसद दानिश अली पर गाली दिए जाने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उल्टा दानिश अली को निकाल दिया। और फिर कुछ जो घटनाएं हुई तो उससे बहुत हद तक स्थिति साफ हो गई थी। लेकिन अब जब उन्होंने ये बयान दे दिया है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, तो एक तरफ जहां उनके मतदाता, उनके समर्थक, उनके चाहने वालों में निराशा हुई है, क्योंकि उनके चाहने वाले सब वही लोग हैं जो जहां वो दिख रही हैं वहां उनको देखना नहीं चाहते, और वहां देखना न चाहना उनके लिए प्राकृतिक सच्चाई है। जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसको मैं अगर प्राकृतिक कह दूं तो प्राकृतिक सच्चाई है। आप वहां अगर जाकर बैठ जाएंगी जहां सारी कुरीतियों को परंपरा के नाम पर उचित ठहराया जाता है, जहां समाज को परंपराओं के खोह में ले जाने का पूरा प्रयास और महिमा मंडन होता है, तो वो परंपराएं जिनको गुलाम बनाकर रखती थी, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार पर संवेदनहीनता को समर्थन दे देती थी, वे लोग उस तरह के दल के साथ कैसे जाना स्वीकार कर सकते। इसलिए मायावती जी का यह कह देना कि हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, मतदाताओं को कम से कम स्पष्ट कर दिया कि अब इनसे उम्मीद मत रखो। और इस तरह से इंडिया गठबंधन का या मायावती जी का विकल्प बन रहे चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए यह एक अवसर है कि ये उस समाज के लोगों का विश्वास जीतें। ये नहीं कि बस हथियार लें, जीतें। कहीं भी उनके साथ कुछ गलत हो तो खड़े हों। वैसे भी मायावती जी और उनकी पार्टी, मैं जहां तक देख रहा हूं, विगत 10 वर्षों से कभी भी सड़क पर नहीं उतरी। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ अत्याचार हुआ, शासकीय स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर, तो कभी भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। एक्स पर कभी 1-2 लाइन लिख दी होगी तो लिख दी होगी। तो इस समाज को समर्थन की और संरक्षण की जरूरत है। जी, शुक्रिया पंकज जी। और आपसे एक एपिसोड करना है संडे को, ब्राह्मण विशेष पे करेंगे। आपकी एक्सपर्टीज जी सर, बिल्कुल करेंगे, उस पे करेंगे। शुक्रिया, करेंगे। शुक्रिया पंकज जी। दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और पंकज जी का यूट्यूब चैनल द लॉजिकल इंडियन भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।